अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से हरीशु पर नजर, मगर दूसरे जाविये से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जो कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव के अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाज़रीन ये सब आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर अब हम बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से कि पाकिस्तान में आज क्या डिस्कस होने जा रहा है। तो आज बात की जाए कि आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा बात की जाए कि पंजाब में फसाई आलूदगी बढ़ने लगी है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर से सर फहरिस्त है और पेट्रोल सस्ता होने के जो सम्राट हैं वो आवाम को ना मिल सके और मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना हो सकी। तो इलेक्शन का माहौल बनने लगा है, आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। कायद नून लीग का मानसेरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला सामने आ चुका है। NA 15 मानसेरा से कायद नून लीग नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं और इस मरतबा कायद नून लीग की जानिब से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है और हल्का भी बता दिया गया है कि कौन से हल्के से लड़ा जाएगा। NA 15 मानसेरा से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी हासिल किए गए। इस्लामाबाद के 3 हल्के और कौमी असम्बली के 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए जा चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। शेख उमर दराज लाहौर में, जावेद नूर इस्लामाबाद से और कराची की सूरत हाल हम जानेंगे शफकत अजीज से, जबकि पेशावर से भी बात करेंगे जमील खान से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है। जावेद नूर, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं। इस्लामाबाद में किन सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं और क्या पोजीशन है इस्लामाबाद के तीनों हलकों की, बताइएगा बारी बारी। जी, इस्लामाबाद में बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली के 3 हलके हैं और ये NA 46, 47 और 48 और इनके लिए कागजात नामजदगी का इजरा जो कल शुरू किया गया था, आज भी कागजात नामजदगी का इजरा जारी है। और अब तक अगर मैं आपको मजमूई तादाद बताऊं तो 175 कागजात नामजदगी अब से कुछ देर कबल तक जो है वो हासिल कर लिए गए थे। 2 रोज़ के दौरान ये कागजात नामजदगी हासिल किए गए थे। NA 46 में 40, 47 में 50 और 48 में 85 कागजात नामजदगी मजमूई तौर पर हासिल किए गए। सूबाई असम्बली का कोई हल्का जो है इस्लामाबाद में नहीं है, 3 हल्के कौमी असम्बली के हैं। अब तक अगरचे कागजात नामजदगी तो हासिल किए गए हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, प्राइवेट उम्मीदवारों की जानिब से, लेकिन अभी तक कोई कागजात नामजदगी जमा नहीं कराया गया। जिन उम्मीदवारों या उनके नुमाइंदों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं उनमें ज़फ़र अली शाह हैं, इसके अलावा राजा खुर्रम नवाज़ हैं, अली बुखारी, शुएब शाहीन एडवोकेट, मलिक नूर आवान, इसके अलावा साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी और मियाँ असलम जो है इसमें शामिल है। और उनसे हमारी बात भी हुई तो उनका कहना है कि कल और ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो परसों कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। और आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक सियासी जमातों के लिए जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि सियासी जमातें सख्ती से ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करें। और उसमें यह भी कहा गया कि सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है और दीगर जो विफाकी और सूबाई निगरान वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। और सियासी जमातों से कहा गया कि ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करें। जबकि आज जो 3 दिन मुकर्रर किए गए हैं कागजात नामजदगी जमा करने के हवाले से, जिनका आज आगाज़ हुआ है, यानी 20 दिसंबर है, 21 और 22, इस हवाले से दरखास्तें जमा हुई हैं। ख़ासतौर पे JUI की जानिब से कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट जो हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन में और ये इस्तदा की है कि कागजात नामजदगी जो है उसे फिल करना या पुर करना जो एक मुश्किल काम है, तो कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन का वक्त जो है उनके ख्याल में कम है। और उनका ये कहना था कि इस हवाले से कम 7 दिन होना चाहिए और अगर 7 दिन मुमकिन नहीं है क्योंकि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो गया है तो इसे बढ़ा के 4 या 5 रोज़ किया जाए ताकि ज़्यादा उम्मीदवार जो है कागजात नामजदगी जमा करा सकें और उसमें यह एहतिमाल न रहे कि उसमें कोई कमी बेशी रह गई है या कोई गलती है। तो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जो दिन है 3 से बढ़ा के कम से कम 4 या 5 कर दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा करा सके। आप हमारे साथ ही रहेगा। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं जमील खान पेशावर से। जमील खान, कायद नून लीग ने तो मानसेरा से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और सूरत हाल क्या है KPK की, वो भी बताइएगा।
जी बिल्कुल यकीनन पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबी तैयारियाँ तेज़ कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, और इलेक्शन की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन की जो तैयारियां है वो साफ़ हो, शफाफ हो और पुरअमन हो। नवाज़ शरीफ साहब ने मानसहरा जो साबिक़ वज़ीर आज़म है इन्हें 15 से कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हैं। इसके अलावा तकरीबन मजमूई तौर पर ख़वातीन की नशस्तों, अक़लियती नशस्तों और जनरल नशस्तों पर तकरीबन 250 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल की जा चुकी है कागज़ात नामज़दगी आरओज़ और DROज़ की दफातर से। साथ साथ मजमूई तौर पर पेशावर में 5 कौमी असम्बली की और 13 सूबाई असम्बली की नशस्तों पे मुकाबला होगा, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं। और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद ऐसे जो वर्कर थे उन्होंने आज़ाद हैसियत में आज कागज़ात जमा करे। साथ साथ दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि कल और परसों जो है कागज़ात जमा किए जाए, क्योंकि 22 आखिरी तारीख है इसमें। इसी तरह जो अवामी नेशनल पार्टी जमात इस्लामी के चंद ऐसे अफराद हैं जिनको नामज़द दिया गया है, पार्टी की जानिब से टिकट्स दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर सियासी जमातों ने ताहाल टिकट भी नहीं दिया, इंतखाबी टिकट। यही भी एक कशमकश है, लेकिन कल और परसों भी अमल जारी रहेगा पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के रहेगा कल और परसों भी। उमर दराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज, पंजाब से अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी हासिल कर लिए हैं और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से जो कागजात की वसूली और उसे जमा करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। लाहौर की कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 सीटों के साथ साथ जो रिज़र्व सीटें हैं पंजाब की, उसमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतियों की जो नशिस्तें उस हवाले से कागजात नामज़दगी वसूल भी किए जा रहे हैं और उसको जमा भी करवाया जा रहा है। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, शेख इम्तियाज़ और दीगर जो रहनुमा उन्होंने कागजात नामज़दगी जो है वो वसूल किए हैं। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान के PNA 119 से शुएब सदीकी ने जो है वो कागजात जो है वो वसूल किए हैं। इसके साथ NA 124 से मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर इकबाल ने जो है वो कागजात वसूल किए। PP 162 से जो है वो नज़ीर चौहान जो कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं, वो उन्होंने भी जो है वो कागजात वसूल किए। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से जो है कागजात नामज़दगी जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो वसूल किए जा रहे हैं। जबकि अगर सबमिशन की बात की जाए तो रिज़र्व सीट्स पर जो है वो इस वक्त तक जो है वो 14 जो ख़वातीन की जो कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं उसके कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं। जो अक़लियती नशिस्तें हैं उसमें जो है वो 20 जो अक़लियती रहनुमा हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं रिज़र्व सीट पे है, तो उनके जाने से 20 सीटों के जो कागजात हैं 20 अफराद ने जो है वो अपने कागजात सबमिट करवाए। इसी तरह अगर सूबाई असम्बली की ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं उसकी बात की जाए तो वहाँ पे 25 नशिस्तों पे जो है वो कागजात जमा हो, और अक़लियती सीटें वहाँ पे जो है वो रश जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पंजाब भर से जो है वो उम्मीदवार पहुँचे हुए हैं जो कि रिज़र्व सीट पे ख़वातीन और अक़लियती जो है यहाँ पे अपने कागजात वसूल भी कर रहे हैं और सबमिट भी करवा रहे हैं, जबकि कल से ये जो सिलसिला है उसमें तेज़ी है। ठीक है उमर दराज, कराची लाहौर का आपने बता दिया, कराची का रुख करते जहाँ पर शफकत अजीज़ हमारे साथ हैं। शफकत अजीज़, कराची से सदर नून लीग शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे क्या, और अगर वो लड़ते हैं तो उनके मद्दे मुकाबल किन उम्मीदवारों ने कागजात नामज़दगी हासिल किए हैं, बताइएगा। देखिए, इस वक्त तक जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ, उनके जो कागजात नामज़दगी हैं ज़िला किमाड़ी के जो सदर हैं नून लीग के, उन्होंने हासिल किए हैं। अब से कुछ देर कबल ही ये कागजात नामज़दगी हासिल की गई हैं और उन्होंने बताया कि वो आज शाम ही जो है ये कागजात लेकर लाहौर रवाना होंगे और उसके बाद कोशिश ये है कि कल ये कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करा ली जाए। इसी हल्का 242 से जो है वो उम्मीदवार है MK पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल, वो भी हिस्सा ले रहे हैं और वो इस वक्त अपने कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करवा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ इतलात आ रही हैं कि मरियम नवाज, उन्होंने भी, उनके लिए भी जो कागजात नामज़दगी हैं वो जिला शर्की के जो हल्का है 237, वहाँ से उनके लिए भी जो है वो कागजात नामज़दगी हासिल कर ली गए हैं। और मजमूई तौर पर अगर बात करें तो कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर जो है वो कागजात नामज़दगी जो है वो जमा कराए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक का टाइम
मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमिश्नर ने 69 रिटर्निंग अफसरान और 7 DROs जो है वो तैनात किए हैं और जो उम्मीदवार हैं वो 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक की जाएगी, जिसके बाद 13 जनवरी को उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जावेद नूर। हमारे साथ जमील खान, शेख उमर दराज और शफकत अजीज मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। नून लीग के रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी है। पार्टी प्रेजेंस इवेंट्स की पार्टी के लिए उनकी वर्किंग और ऐसा अगर कोई ओहदेदार है तो उसकी भी हम लोगों ने मार्किंग की है, क्योंकि अब पार्टी जो है वो उन्हीं लोगों को लेगी जो कि काम करते हैं, और जो खवातीन काम का लोहा अपना मनवा चुकी हैं वही अब डिजर्व भी करती हैं कि वो पार्टी की इन सीट्स पे आ गए हैं और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा बने। आप पंजाब की प्रेसिडेंट हैं खवातीन की, तो हमने गुज़श्ता इलेक्शन में भी देखा कि बहुत सारी ऐसी खवातीन पंजाब असम्बली के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने जेलें भी काटी हैं और बड़ी पार्टी के मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन उन्हें टिकट देते वक्त नज़रअंदाज किया। बहुत सारे दोस्त जानते हैं, तो इस दफ़ा तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आप लोग तसल्ली रखें, क्योंकि इस दफ़ा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो कमेटी तश्कील दी है उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की है, और हम यही चाहते हैं कि हम अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरे जो है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपना फ़र्ज़ की अदायगी को जो मेरिट के ऊपर करें, और मेरी कमेटी की यही कोशिश होगी कि हम मेरिट पे फैसला करें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम जो 14 मई को जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें वापस ले ली थी विड्रॉल, तो अब तो कोई ऐसी रीज़न नहीं है आप इलेक्शन में अल्लाह करम करेगा तो फिक्र ना कर मेरी। आओ जी चलें। आपका एक जो इलेक्शन था पहले भी बहुत हाईलाइटेड रहा और आपने एक खवातीन होके भरपूर तरीके से मुकाबला किया, इस दफ़ा भी आप भरपूर मुकाबला देखने जा रहे हैं? मैंने तो जी 2.5 साल इलेक्शन लड़ना बंद ही नहीं किया, मैं तो रही ग्राउंड में हूँ, और अब भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे वालिद की वो सीट थी, और इस दफ़ा भी जीत के जो है मैं अपने कायद को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंशाल्लाह वो तोहफे में दूंगी। सादिक साहब, मेरे एक सवाल, मरियम नवाज शरीफ साहबा मखसूस नशिस्त आ रही हैं या जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी? ये देखिए इलेक्शन ही करेंगे, लेकिन इसका फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। आई जी, चलें जी, थैंक यू। कौन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी जो के काम करते हैं, और जो खवातीन काम का प्रेजेंस इवेंट्स की पार्टी के लिए उनकी वर्क। एक ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यूरिया खाद की किल्लत दूर करने के लिए इंपोर्टेड यूरिया का जहाज कराची पहुंच गया है। जहाज 50,000 टन के करीब यूरिया लेकर पहुंचा। यूरिया खाद का जहाज पहुंचते ही मार्केट में यूरिया की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। यूरिया का दूसरा जहाज 29 दिसंबर को कराची पहुंचेगा। आपको बताएं, मज़ीद तफसीलात हम काशिफ मुनीर बताएंगे। काशिफ मुनीर, बताइएगा 50,000 टन यूरिया खाद का जो जहाज है वो कराची पहुंच चुका है, क्या तफसीलात हैं? जी काशिफ मुनीर, आप साथ हैं, बताइएगा कि ये जो मुल्क भर के किसानों के लिए अच्छी खबर है, यूरिया खाद का जो 50,000 टन का जो जहाज है क्या वो पहुंच चुका है कराची में? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो यूरिया के हवाले से इस वक्त मुल्क में कमी है और ब्लैक मार्केटिंग वालों ने इसकी कीमत बढ़ाई हुई है। वो जो पहला जहाज है वो कराची की KPT पहुंच गया है और ये 50,000 टन जो है वो लेकर यूरिया पहुंचा है। इंपोर्टेड यूरिया के तकरीबन 2,20,000 टन यूरिया आनी है। दूसरा जहाज 29 दिसंबर को कराची पहुंचेगा। मजमूई तौर पर ये जो है आएगी 2,20,000 टन आएगी, जिसकी इजाजत जो है वो ECC ने गुज़श्ता माह दी थी। 20 जनवरी तक तमाम जो है वो जहाज पहुंच जाएंगे। ये जो इंपोर्टेड यूरिया आई है ये G2G यानी हुकूमत मुआहदे के तहत आई है और इसके आने के बाद जो है मार्केट में जो है वो यूरिया की कीमतें जो है वो कम होना शुरू हो गई है और किसानों के लिए ये अच्छा रिलीफ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में जिन्ना अस्पताल के सर्जन को अगवा करने का यह मामला है। डॉक्टर यासिर का वीडियो बयान नियो न्यूज ने हासिल कर लिया है और बयान के मुताबिक डॉक्टर यासिर को 12 दिसंबर को अगवा करने की कोशिश की गई, ताहम वो भागने में कामयाब हो गए।
सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने महज डकैती का मुकदमा दर्ज करके उसको रवाना कर दिया है। डॉक्टर यासिर को 12 दिसंबर को अगवा करने की कोशिश की गई थी। सर्जन है जिनको अगवा करने का ये मामला है जिन्ना अस्पताल के, और डॉक्टर यासिर का वीडियो बयान नियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। बयान के मुताबिक डॉक्टर यासिर को 12 दिसंबर को अगवा करने की कोशिश की गई थी, ताहम वो भागने में कामयाब हो गए। बात करते हो बैचा से बैचा, जबकि फुटेज में साफ साफ वाज़ेह है चीजें, उसके बाद भी मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनको जाने दिया। जी बिल्कुल, शहर कायद में ये मामूलात बन चुका है कि अगर अगवा की वारदात हो तो उसको चोरी या डकैती की वारदात कहा जाता है, और अगर किसी के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो जाए या उसको टारगेटेड किलिंग किया जाए तो डकैती मुज़ाहमत का नाम किया जाता है। डॉक्टर के साथ भी यही मामला पेश है, जिसका उन्होंने अपने वीडियो बयान में भी इजहार किया है कि ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे कि दो मुल्जिमान ने उनका रास्ता रोका और उनको अगवा करने की कोशिश की, और वो चलती हुई गाड़ी से उन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। उस दौरान उनका हाथ भी काफी जख्मी हुआ, जिसकी एमएल रिपोर्ट भी उन्होंने मुतल्लिका थाने को दिखाई, लेकिन मुतल्लिका थाने ने सिर्फ डकैती मुज़ाहमत और छीना जब्ती का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर उन्होंने दिल बर्दाश्त होकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और हुकाम वाला से मुतालबा किया है कि उनको अगवा करने वाले अनासर ना सिर्फ उनके साथ कीमती सामान लूट कर फरार हो गए, बल्कि उनको अगवा करने की कोशिश की थी। और यकीनी तौर पर शहर में जहाँ एक अरसे तक अमन रहा है, अगवा बढ़ा है तावान और भत्ताखोरी की वारदातें भी बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस है कि डकैती मुज़ाहमत या डकैती और रहजनी का मुकदमा दर्ज करके मामला को रफा दफा करने की यह कोशिश करती है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने अब मुतल्लिका थाने के साथ साथ पुलिस के आला हुकाम से भी रब्ता किया है और उनसे मुतल्लिका थाने के खिलाफ और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया है। ठीक है, मुतालबा भी किया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उबैद शाह। और बात कर ली जाए पोलियो वायरस की, तो कोयटा में मूजी पोलियो वायरस फिर से पंजे गाड़ने लगा है। सीवरेज में पोलियो के मुस्बत केसेस से मुतल्लिक टेक्निकल रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। सराय के मुताबिक 2 माहौलियाती सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। रवां बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और सीवरेज में पोलियो के मुस्बत केसेस से मुतल्लिक ये टेक्निकल रिपोर्ट है जो कि मंजर आम पर आ चुकी है। 2 माहौलियाती सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक भी हो चुकी है और रवां बरस पोलियो वायरस के 6 केसेस जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं। आयशा जहांसेब हमारे साथ मौजूद है। आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद है। आयशा शुएब, बताइएगा कि पिछले साल की अगर बात की जाए तब पोलियो का खात्मा हो चुका था, लेकिन इस साल की अगर बात की जाए तो 6 नमूने हैं जो कि पाए गए हैं सैंपल्स में। क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो हुकूमत बड़ी मुतहिद नजर आ रही है और ये कह रही है कि पोलियो के खात्मे के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो इक़दामात उनको यकीनी बनाया जा रहा है, लेकिन मूजी पोलियो वायरस जो है वो मुल्की सीवरेज में एक बार फिर से पंजे गाड़ना शुरू हो गया है। वजारत सेहत की पोलियो पॉजिटिव जो टेक्निकल रिपोर्ट तैयार की गई है उसके मुताबिक कोयटा के 2 माहौलियाती जो सैंपल्स हैं उनमें से पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और रवां बरस के पोलियो पॉजिटिव सैंपल्स की तस्दीक हुई है। इसके साथ कोयटा के 2 मकामात के सीवरेज में से भी पोलियो वायरस पाया गया है, जबकि इसका जो ताल्लुक है वो अब पोलियो वायरस का जनियाती ताल्लुक गिडाब से बताया जा रहा है और रवां बरस में मुल्क में पोलियो वायरस के 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और वजारत सेहत जो है इस मामले पर यही कह रही है कि वो बड़ी मुतहिद है और तमाम तरह इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि मुल्क मुतहिद है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तरह इंतजाम किए जा रहे हैं। आयशा शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा लाहौर में आपको बताएं कि लखू डेर रोड शालीमार टाउन में वाक़े निम्को यूनिट पर छापा मारा गया और 8000 किलो तैयार नाकिस निम्को और 2000 लीटर गैर मयारी ऑयल तल्फ कर दिया गया है। मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक नाकिस ऑयल ममनुआ खुले रंग और केमिकल से मुस्तज़द निम्को तैयार की जा रही थी, जहां पर छापा मारा गया है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीजी फूड अथॉरिटी का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा लाहौर में लखुडेर रोड शालीमार टाउन में वाक़े निम्को यूनिट पर छापा 8000 किलो तैयार नाकिस निम्को और 2000 लीटर गैर मयारी ऑयल को तल्फ कर दिया गया है। बागों का शहर लाहौर फिर से दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया।
फजाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। भारत का शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर है, जबकि लाहौर में स्मोक का अहवाल हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग बलोच और उनसे जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है माहिर अरसियात, प्रोफेसर मुनव्वर साहब मौजूद हैं और ये मसनूई बारिश का आइडिया देने वाले भी यही प्रोफेसर हैं जिनसे आज हम जानेंगे कि किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं, चिराग बलोच से इंफॉर्मेशन लेते हैं उससे। चिराग बलोच, बताइएगा मसनूई बारिश के हवाले से और स्मोक के हवाले से। जी, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी का राज जो है वो ताहाल बरकरार है। अगर इस वक्त भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 190 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के अंदर जो है वो लाहौर का जो है वो दूसरा नंबर है। और पाकिस्तान में भी जो लाहौर का है वो दूसरा नंबर ही है। पाकिस्तान में पहले नंबर पर जो है रावलपिंडी मौजूद है, उसका 195 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम कुछ घंटे कबल की बात करें, कुछ घंटे पहले जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 240 रिकॉर्ड किया जा रहा था और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पे था। लेकिन कुछ घंटे के बाद जो है अभी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हद तक गिरा है और 200 से जो नीचे है एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया है। अगर इसी हवाले से हम बात करें, कुछ दीगर इलाकों की बात करें तो उसके अंदर ताहाल अभी भी जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 190 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम साथ में एहतियाती तदबीर की बात करें तो डॉक्टर्स का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि घर से निकलते वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स स्मोक से बचने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें, साथ में जो है वो पानी का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। साथ में जो है डॉक्टर्स और माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि आउटडोर जो एक्सरसाइज हैं उससे इज्तनाब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडोर एक्सरसाइज करें ताकि जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और साथ में बीमारियों से बचा जा सके। तो हुकूमत की जानिब से इक़्तिदाम किए जा रहे हैं, SOPs बनाए गए हैं, शहरियों को चाहिए उसके ऊपर अमल दरामद करें ताकि बीमारियों से SOP जो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों उनसे बचा जा सके। जी ठीक है, चिराग बलोच हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर बारिश से स्मोक के तदारुक में मदद तो मिली है जो मसनूई बारिश की गई है, लेकिन चंद रोज़ के बाद फिर से स्मोक ने जोर दिखाना शुरू कर दिया। इस हवाले से हम ये पूछेंगे कि ये बारिश होती कैसे है, इस पर लागत कितनी आती है और क्लाउड जो सीडिंग है उसका तरीक़ाकार है क्या। ये सवालात हैं जो आर्टिफिशियल रेन का नाम सुनते हमारे जहन में आ जाते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर मुनव्वर साहब, माहिर अरसियात हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। प्रोफेसर साहब, ये मसनूई बारिश का आइडिया भी आपका ही था, ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल रेन है क्या और ये कैसे मसनूई तरीके से बादलों से पानी बरसाया जाता है। देखिए, इसे मसनूई से ज्यादा ना मर्जी की बारिश कहा जाता है। मसनूई तो तब होना कि उसके नतीजे में जो पानी गिरे उसमें कोई कमी हो, उसको कोई फर्क पड़े। होता ये है कि जब किसी भी इलाके पर, किसी भी शहर पर बादल बने हों और उसमें नमी का तनासब जो है वो 70% से ज्यादा हो तो उस पर आप सिर्फ नमक का छिड़काव करते हैं। नमक जो होता है, ये जो मॉइस्चर बादलों में मौजूद होता है, जो बहुत छोटा कतरा के जो बरसने के काबिल ना हो, ये 2 या 3 को इकट्ठा करके तो बरसने पर मजबूर कर देता है। आप इसे आम शहरियों को समझने के लिए कह सकते हैं कि इससे बादल भारी हो जाते हैं और उनमें जो नमी होती है वो बारिश बनकर बरस जाती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, लास्ट टाइम आपने कहा था कि इस प्रोसेस के अंदर जो बादल हैं वो भी चोरी हो जाते हैं, तो क्या ऐसा ही है? वो ऐसा है कि अब चूंकि ना देखिए, दुनिया में जो चीज नापैद हो रही है उसके अंदर पानी एक बड़ी चीज है। तो चाइना ने जो इंडिया का कुल रकबा है ना, उससे भी 1.5 गुना करके ना अपने रकबे पर उन्होंने परमानेंट सिस्टम लगा दिए। अच्छा, इसमें मैं ये भी वजाहत करता चलूं कि जरूरी नहीं है कि आप बादलों के ऊपर जाएं, आप बादलों को नीचे से भी ट्रीटमेंट देके तो बरसने पर मजबूर कर सकते हैं। अब उसमें होगा ये कि अगर बादलों का हवा का रुख चीन से इंडिया की तरफ है, तो अगर चाइनीज करेंगे तो वो बारिश इंडिया की तरफ आ सकती है, सरहदी इलाके की तरफ। इसी तरह अगर इंडिया ये करता है और इंडिया के बादल चाइना की तरफ जा सकते हैं। नंबर 2 ये है कि बिल्कुल बॉर्डर, अब जाहिर है बादलों को तो नहीं पता ना, नीचे मुल्क 2 मुख्तलिफ हैं। अगर चाइना अपनी साइड पे बारिश मुसलसल करेगा, जो कि वो करता है, तो उससे जो भारत के हिस्से के बादल बने होंगे बॉर्डर के करीब, उनका भी चीन की तरफ जाने का इम्कान होता है। तो वो चूंकि अलर्ट और अवेयर्ड लोग हैं, उनको इसकी कीमत का पता है। और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि ये नॉनसेंस है।
बिल्कुल लोग जो बात करते हैं जी नमक से बारिश पे को फर्क पड़ता है, ये नमक ना होने के बराबर होता है। आप एक मरबा स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जिसमें 250 एकड़ तकरीबन बनते हैं, उस पर अगर आप बरसाते हैं तो फी एकड़ जो है 3 ग्राम यानी 1 किलो से भी कम नमक लगता है। तो चाइना वाले इस तरीके से मुसलसल बारिश करके अपने दरियाओं को पानी देते हैं, और दुबई जो मुल्क है जिसने हमारी मदद की, दुबई इस तरह की बारिश साल में बिल्कुल दुबई में यहाँ पर होती रहती है। ये प्रोफेसर मुनव्वर साहब ये बताइएगा कि आर्टिफिशियल जब रेन की बात होती है तो उसके अंदर ये हार्ड टेक्नोलॉजी का जिक्र आता है, ये हार्ड टेक्नोलॉजी क्या है ये बताइएगा। और चीज है, नहीं वो और चीज है, वो ये होती है कि अगर आपने किसी इलाके में लेजर मार के किसी के ग्लेशियर पिघलाने हो या और काम करना हो बड़े लेवल पे, वो और चीज है, हार्ड टेक्नोलॉजी का इससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब ये क्लाउड सीडिंग का अमल कैसे होता है और मसनूई बारिश के लिए कितनी लागत आ जाती है, और इससे क्या फ़ज़ाई आलूदगी में मुस्तकबिल में भी कमी आ सकती है या कांस्टेंट कमी होती है कि बस कुछ टाइम के लिए होती है? नहीं, देखें अब जो 16 तारीख को बारिश हुई वो पूरी बारिश नहीं थी, चंद इलाकों में हुई। अगर वही, लेकिन इसके बावजूद आपके कम से कम 3 से 4 दिन उसने निकाल दिए। मतलब जो डाटा इंटरनेशनल साइट्स पे आ रहा है, हमने उसको रिकॉर्ड किया है, मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, तो उसमें इतनी वाज़ेह तब्दीली आई है कि इंटरनेशनल साइट्स ने भी उसको दिखाया है कि कम से कम 3 दिन हत्ता के चौथे दिन भी आपके वेदर को फर्क पड़ा। लेकिन बात यह है कि वो बारिश पूरी नहीं थी। उस दिन बारिश के लिए हालात अभी पूरी तरह आइडियल नहीं थे। उस दिन अगर आप महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन पढ़े, जिसकी कि हमारे पास सारी रिकॉर्ड मौजूद है, तो 0% चांस था बारिश का, सिर्फ बादलों ने आना था। आपने ट्रीटमेंट किया, थोड़ा सा टाइम अर्ली होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 9 बजे उड़े थे त्यारे, तो त्यारे अगर अलियल सुबह जब अभी सूरज निकला नहीं था उस वक्त उड़ते, उस वक्त टेम्परेचर और कम होता है। इसके बावजूद आपको इतना फर्क पड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये तजर्बा आपको मुस्तकिल बुनियादों पे जहां जहां बादल बने ये करते रहना चाहिए। एक बात और ज़हन में रखें जी, इस बारिश के करने से जहां आलूदगी कम होती है मोहतरमा, इसी के साथ साथ आपकी जमीन में पानी की कमी भी पूरी होती है। और पाकिस्तान अगर इस टेक्नोलॉजी को मुस्तकिल बुनियादों पर अपना ले तो सालाना 50 से 60 दिन आप बारिश का दौरानिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुनव्वर साबिर हमारे साथ मौजूद थे। माहिर अर्जियात अपनी कीमती राय से हमें अपडेट कर रहे थे और हमें ये मसनूई बारिश के हवाले से तफसीलन बता रहे थे। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच भी हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, यहाँ पर अब खबर शामिल करते हैं ऑटो सेक्टर से। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान में बनने वाली पहली हाइब्रिड कार सड़कों पर दौड़ने लगी है और इंडस मोटर्स की 1800 सीसी हाइब्रिड कार का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी हो गया है। और सीईओ इंडस मोटर्स असगर जमाली ने कहा कि मेड इन पाकिस्तान हाइब्रिड कार 1 जनवरी से दस्तयाब होगी। और इस हवाले से मजीद क्या कहना है ये जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर के पास, जो कि इस वक्त सीईओ इंडस मोटर्स असगर जमाली के साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा क्या कहते हैं सीईओ? पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के लिए आज काफ़ी खुशखबरी का दिन है कि पाकिस्तान में पहली हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक कार है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है। इस हवाले से आज एक तकरीब हुई है, इस पर पूछेंगे कि इसमें कितनी मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान में हुई है, जो इसको क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान की पहली मैन्युफैक्चरिंग है। और इसके हवाले से बस इसका ये भी पूछना होगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसमें क्या ऐसा मुख्तलिफ है जो दीगर मार्केट में वेरियंट्स है। इसके हवाले से जान साहब, ये पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड है। इससे पहले असेंबल गाड़ियाँ ज़रूर आ चुकी है। इसके अंदर जो है लोकलाइजेशन कंटेंट है। ये गाड़ी जो है पहले एक शीट मेटल से स्टार्ट हुई है और वहाँ से बनना शुरू हुई है। जो टोटल लोकल कंटेंट है इसमें मोर देन 50%। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलता है। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। कोई गरोह जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की तलबा से गुफ्तगू।
निगरान हुकूमत का किसी जमात पर पाबंदी लगाना दीवानी का ख्वाब है। 8 फरवरी को पीटीआई 2/3 से जायद अक्सरियत से जीतेगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का दावा। स्टार ऑलराउंडर शादाब खान पंजाब पुलिस का हिस्सा बन गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। कौमी क्रिकेटर ने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म से तन किया। सामे लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। मेन शाहराहों पर तजावुजात की भरमार है। बागबानपुरा और शालीमार के इलाके में तजावुजात के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तफसीलात हाफिज महबूब अली से जानते हैं जो कि इस वक्त बागबानपुरा में मौजूद हैं। जी हाफिज महबूब अली, क्या सूरत हाल है बागबानपुरा की? बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अहकामात जो है वो हवा में उड़ा दिए गए हैं, क्योंकि उनकी जानिब से जो है मंगल तक की डेडलाइन दी गई थी कि तमाम मार्केटों से जो है वो तजावुजात जो भरमार है उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर जो है तजावुजात की भरमार है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका। ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मेरा कैमरा मैन ऐसा दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो हर जगह जो मोटरसाइकिल पार्किंग ही नज़र आ रही है, और इसके अलावा जो है वो गाड़ियाँ जो है वो सड़क के दरमियान तक आ चुकी हैं। इस जानिब अगर मेरा कैमरा मैन दूसरी जानिब दिखाए तो सड़क के आधी सड़क के अंदर जो है वो रिक्शे और गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक यहाँ पर जाम रहना मामूल बन चुकी है। तो इस हवाले से जो है ज़िले इंतजामिया यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दीगर इलाकों की बात की जाए, जो मेन इलाके हैं जिनमें हार रोड है, अनारकली और दीगर जो बाजार है, उन पर जो तजावुज़ात ख़त्म करवा दी गई हैं, लेकिन जो लाहौर का ये वाला इलाका है, शालीमार बागबानपुरा का इलाका, यहाँ पे जो है वो अभी भी तजावुज़ात की भरमार है, और जगह जगह जो है मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के स्टैंड, गैर कानूनी स्टैंड है, उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं वो सड़क के आधी सड़क के दरमियान जो खड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो आम शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से जो है शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपनी बात पर नोटिस लें कि जो उन्होंने कहा था उस पर अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हो चुका, और जो मुख्तलिफ इलाके हैं लाहौर के वहाँ पर अभी भी तजावुज़ात की भरमार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एसी सिटी लाहौर का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शाहदरा वंडाला बाजार में तजावुज़ात के खिलाफ आपको बताएं कि क्रैकडाउन किया गया है और मेन जेटी रोड से तजावुज़ात का खात्मा करा के उसको क्लियर कर दिया गया है। एसी सिटी ने मुतअद्दिद दुकानों को भी सील कर दिया है। तफसीलात फिरोजवाला से नुमाइंदा न्यू एम ए फरीद से जानते हैं। जी एम ए फरीद, बताइएगा। ये निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की तजावुज़ात के खात्मे के लिए दी जाने वाली मोहलत के पूरा होते ही एसी सिटी इन एक्शन है। पुलिस और मुतल्लिका अदारों के हमरा अरसद रात से शाहदरा वंडाला बाजार में कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए बड़ा जो क्रैकडाउन व ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें तजावुज़ात करने और करवाने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों की दुकानों को सील करते हुए मुतअद्दिद को गिरफ्तार करके FIR की दर्ज करवाई गई हैं, और तमाम मेन जीटी रोड से तजावुज़ात का खात्मा करवा के क्लियर करवा दिया गया है, जिस पर शहरी और सिविल सोसाइटी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए खराज तहसीन भी पेश करते दिखाई दिए हैं। जबकि अंजुमन ताजरान शाहदरा के अहदेदारान ने इस ग्रैंड ऑपरेशन और ताजरों की गिरफ्तारी को बिला जवाज और ताजरों को माशी कत्ल करार देते हुए कहा कि हमने 2 रोज कबल ही निगरान वज़ीर आला के अहकामात की रोशनी में तमाम दुकानों के आगे से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का जो है वो आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसौन की कीमतों में फी लीटर 14 रुपए तक कमी के बावजूद किरायों में कमी ना हो सकी, और मुसाफिरों ने ये कहा कि बसों और रिक्शों के किरायों में भी कमी नहीं हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं न्यू के नुमाइंदा समिया खुर्शीद से। जी समिया, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टर से किरायों में कमी नहीं की गई अभी तक? मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर बस स्टैंड है। यहाँ पर उतरने वाले जो मुसाफिर हैं, जब हमने इनसे पूछा कि जब हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है तो क्या किरायों में कुछ कमी हुई, तो यहाँ पर मौजूद मुसाफिरों का यही बताना था कि किरायों में कोई कमी नहीं हुई। अभी यहाँ पर भी एक और मुसाफिर मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई, क्या किरायों में कोई कमी हुई? कोई कमी नहीं हुई है, पेट्रोल में न डीजल में, किसी चीज़ में भी। महंगाई वैसे की वैसे है। हुकूमत से इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी ये जो जितनी महंगाई है इसको कम करो, गरीब आवाम पे रहम करो। जी बिल्कुल, जो बसों में, चिंची में और मुख्तलिफ सफ़र करने वाले लोग हैं उनका यही कहना है कि किरायों में कोई कमी नहीं हुई, वैसे ही वैसे किराए लिए जा रहे हैं जो कि पहले लिए जा रहे थे, जबकि पेट्रोल काफ़ी अर्से से कम हो रहा है। तो मुसाफिरों का यही कहना है कि जो सहूलत हुकूमत हमें दे रही थी पेट्रोल की कीमतें कम करके, वो सहूलत हम तक नहीं पहुँची। अगर चेक एंड बैलेंस भी किया जाए तो ये सहूलत जो हमें मिली है पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद किराए कम होने की, वो हम तक पहुँच जाए, लेकिन पेट्रोल कम होने के जो समरात हैं वो शहरियों तक नहीं
पहुंच रहा है। शहरियों का यही मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद जो है चेक एंड बैलेंस भी किया जाए ताकि किराए कम हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची के बनोरी टाउन मदरसे ने टिकटॉक को हराम करार दे दिया है, मगर अवाम ने इस पर मिला जुला रद्दअमल दिया है। कहते हैं कि लोग इस प्लेटफॉर्म से अपनी रोजी कमा रहे हैं। कुछ शहरियों ने कहा कि टिकटॉक से इस्लामी वीडियोस भी शेयर की जाती हैं। इस हवाले से अवाम क्या कहते हैं वो उनसे जानते हैं अवाम से बात में। टिकटॉक बंद कर देना वैसे ठीक है, जो भी इक़दाम इन्होंने किया है ना बेहतर है काफ़ी, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी फहाशी आम हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है सबको पता है कैसे ये मामले चल रहे हैं। बैन होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत माहौल ख़राब हो रहा है। लड़कियां डांस करती हैं और तरह तरह की वीडियो अपलोड हो रही हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। टिकटॉक को तो बंद ही होना चाहिए। जैसे कि देखें हर बच्चा अब टिकटॉक यूज़ कर रहा है, वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है, स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता। वो टिकटॉक में बेसिकली जो तकरीबन 80-90% कंटेंट जो है ना वो वल्गर है। इस बेस पे उन्होंने अपने हिसाब से एक कह लें कि सही बात की है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है ये ख़राब हो रही है। हम खुद इस चीज़ के क्या कहते हैं खिलाफ है। अब इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। माएँ बहनें टिकटॉक पे गलत ये यूज़ करती हैं और अरियानी फाशी इससे फैल रही है। इसको कंट्रोल करना चाहिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। लड़कियां ना अजीब अजीब स्टाइल के वीडियो बना के पोस्ट करती है फेमस होने के लिए। तो टिकटॉक जो है ना आने वाले हमारे बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब कर रहा है। सही है, लिहाजा कि टिकटॉक को पहले भी बैन किया हुआ था, अभी भी इसको बैन करना चाहिए। अगर आप अच्छी की तरफ जाएंगे तो अच्छा आपको मिलेगा, अगर बुरे की तरफ जाएंगे तो आपको बुरा मिलेगा। अगर आप वो देखते हैं गलत चीज़ें तो वो बंद कर दें आप। टिकटॉक में और भी बहुत चीज़ें हैं, इस्लामी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। सियालकोट का गेपको ऑफिस में डकैतियों के निशाने पर आ गया और डस्का थाना 17 की हदूद में डकैती की वारदात हुई। 13 मुसल्लह अफराद ने रात गए गेपको दफ्तर से 17 लाख रुपए लूट मार लिया और डाकुओं ने वापडा मुलाजिमीन को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया और कमरे में बंद कर दिया। डाकू कीमती तारें, 2 लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, बैटरी साथ ले गए। तफसीलात उस्मान इकबाल से जानते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस वक्त सियालकोट में जो है वो डकैती और राजधानी की वारदातें जो है वो अरूज पर हैं और लाकानूनियत जो है वो इस वक्त इंतहा को पहुंच चुकी है। सियालकोट की तहसील डस्का के थाना 17 के जो इलाका में गेपको ऑफिस 17 है वहां पर भी डकैती की बड़ी वारदात हुई है। 13 मुसल्लह डाकू रात 1 बजे जो है वो ऑफिस में दाखिल हुए और 2 घंटे तक लूटमार करते रहे। 17 लाख रुपए का माल जो है वो सरकारी माल लूट कर फरार हो गए हैं और जो वापडा मुलाजमीन थे उनको भी रस्सियों से बांध के तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और लूटे जाने वाले माल में ट्रांसफार्मर, कीमती तारें और जो सिंगल फेज मीटर्स और दीगर जो लैपटॉप, कुर्सी, टेबल वगैरह थे वो लूट कर फरार हो गए हैं। जबकि थाना जो 17 पुलिस है उसने वापडा के SDO। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरावाला में गेपको के लधेवाला सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर चोरी हुए 2.5 माह गुजर गए, लेकिन लोगों को बिजली के बिल भिजवाए गए हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि ट्रांसफार्मर चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। गेपको में शिकायत भी की मगर हुकाम टस से मस नहीं हो रहे। तफसीलात शफकत इमरान से जानते। ब्यूरो चीफ गुजरावाला है। शफकत, लोगों की शिकायत का इजाला ना करने की क्या वजह है? बिल्कुल, ये गेपको हुकाम का एक अनोखा कारनामा सामने आया। मेरे हाथ में एक FIR है और कुछ बिल हैं। हम इस वक्त जो है वो लद्देवाला सब डिवीजन में खड़े हैं। मेरे पीछे आपको बिल्कुल सामने जो है वो गेपको का ऑफिस नज़र आ रहा होगा। वाकया ये पेश आया कि 2 माह कबल ये मेरे पीछे एक जो है वो आपको ट्रांसफ़र खाली नज़र आ रहा होगा। 2 पोल हैं, उसके दरमियान से ट्रांसफ़र जो है वो चोरी हो चुका है। उसकी FIR मेरे हाथ में है और इस FIR को दर्ज हुए 2 माह गुजर गए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि मीटर बंद हैं इलाके के और इलाके के लोगों को 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं। मेरे साथ इलाके के लोग भी मौजूद हैं जिनकी दुकानें हैं यहाँ पर, जिनको मुसलसल जो है वो ये बिल आ रहे हैं। जब ट्रांसफार्मर लगा था तो 200 बिल आते थे, तो जब ट्रांसफार्मर चोरी हो गया तो 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं। और हमने शिकायत भी की SDO साहब से, एक्सीएन साहब से, मगर अमला सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इस दफ़ा उन्होंने 8,000 रुपये बिल भेज दिया। अच्छा, 8 और सुना है कि ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है और कोई सुन नहीं रहा, कोई बिल आ रहे हैं। मीटर बंद हैं और बिल आ रहे हैं और गेपको काम जो है वो खामोशी से यही कह रही है कि देखते हैं, पहले बिल जमा करवाएं
फिर देखते हैं। लेकिन इस हवाले से जो गैपको के आला अफसरान हैं उनसे भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, लेकिन कोई इस पे जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी है। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.15 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बताएं कि बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.15 इजाफे की मंजूरी दी गई है और इस हवाले से बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है नेपरा अथॉरिटी की जानिब से। इशफाक मुगल साथ हैं। इशफाक मुगल, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेपरा की जानिब से जो है वो इस नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक डिस्को के लिए फी यूनिट कीमत में ₹1.15 फी यूनिट की जो है वो इजाफे की मंजूरी दी गई है और बिजली की कीमतों में इजाफे का जो इतलाक होगा वो समाही जो एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और इसका इतलाक जो है वो 1 जनवरी 2024 से होगा। बिजली की कीमतों में इजाफा 3 माह के लिए जो है वो लागू होगा और बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर मजमूई तौर पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का अपडेट करने के लिए। कराची के टेम्बर मार्केट में नामालूम अफराद की फायरिंग से ताजिर कत्ल। मकतूल की शिनाख्त शहजाद के नाम से हुई है। पुलिस ने लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात नसीम आदिल से जानते हैं। जी नसीम आदिल, कत्ल के हवाले से क्या मामला है ये? देखिए मरियम, ये अब से कुछ देर पहले कराची डिस्ट्रिक्ट सिटी का इलाका है, अपना लियारी के पास टिम्बर मार्केट है। यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग की दुकान पर, जिसके नतीजे में फायरिंग से एक शहजाद जाफर नामी जो शख्स है वो जाँ बहक हुआ है। ये ताजिर हैं, इनको 2 गोलियां लगी हैं और मुलजमान मौके से फरार हो गए हैं। हमारी बात हुई SSP अंदर हयात से, उनका कहना है कि फायरिंग का वाक़या बज़ाहिर जो टारगेट के लिए मालूम होता है। हम वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। लियाकत रोड पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग हो गई और शहरियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बाजार में सरेआम फायरिंग से इलाकों में खौफ और हिरास भी फैल चुका है। आपको बताएं, रावलपिंडी में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गई, शहरियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये यहाँ पर शहरी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी फायरिंग की गई है। बात कर लेते हैं, नियो के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद चौधरी। जी खालिद, बताइएगा पुलिस कहाँ पर थी तब? जी, पुलिस तकरीबन आधा घंटा की ताखीर से मौका पर पहुंची है और यहाँ बताते चलें कि यहाँ पर निशात सिनेमा है जो काफ़ी पुराना है और इसके कब्जे का मामला था, जिसके बायस 2 ग्रोहों में जो है तसादम हुआ है और शदीद फायरिंग की गई है दोनों जानिब से और एक प्लाजे की छत से भी जो है मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की और इतलात हैं कि 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस और एलिट फोर्स पहुंची है जिन्होंने मौका से 8 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि मजीद जो मुलजमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए तहरीक जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोयटा कस्टम्स की पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई, 826 ग्राम सोना और 2 लाख के करीब। आपको बताएं कि सऊदी करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान 5 मुलजिमों को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो कोयटा कस्टम्स की पाक अफगान के हवाले से ये स्मगलिंग की कोशिश थी जिसको नाकाम बना दिया गया है। सऊदी करेंसी भी निकली है। आपको बताएं, कार्रवाई के दौरान 5 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कालाबाग में 10वां सालाना मशरूम फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया है। दरिया किनारे पर आपको बताएं कि पुरफिजा मकाम पर मुनक्किद होने वाला इवेंट में मशरूम के स्टॉल्स लगाए गए, अफादियत और अहमियत से मुतालिक आगाही भी दी गई। तफसीलात अब्दुल रशीद पराचा की ये रिपोर्ट हमने बनाई है, मुलाहिजा कीजिए। किसानों में मशरूम से मुतालिक आगाही, फसल को जदीद तरीके से काश्त करने और ज्यादा मुनाफा कमाने का प्रोग्राम। एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद होने वाले मशरूम फेस्टिवल में हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मशरूम की पैदावार से अरबों डॉलर कमा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ज़रई और मुख्तलिफ मौसम रखने वाले मुल्क के बावजूद मशरूम की एक्सपोर्ट से सिर्फ 0.0। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए आज के लिए।